जो ये आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आप सभी साथियों को यहाँ मीटिंग में दावत दी है, मेन मकसद मेवात के जो विकास के मुद्दे हैं, मेवात का जो आम आदमी बहुत बुरी कठिनाइयों में फंसा हुआ है, उनको लेकर के मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले रमज़ान के हर साल रोज़गार के लिए 24 घंटे सरकार बिजली उपलब्ध कराती थी। इस बार रोज़गारों को 24 घंटे बिजली पानी नहीं दे पा रही है। ऐसा क्यों? आप लोग जानते हो कितनी गर्मी है। इससे पहले सरकारों ने 24 घंटे रोज़गारों के लिए रमज़ान के महीने में बिजली उपलब्ध कराई थी, और आज यह हालत है कि जो भी जिस भी गांव में हम जाते हैं, सबसे पहले रोज़गार यही क्वेश्चन पूछता है हमसे कि इस बार आप लोगों ने सरकार से 24 घंटे बिजली की मांग क्यों नहीं की। मैंने यही जवाब दिया कि हमारे सीनियर साथी ने, विधायक जी ने कई बार ये मांगे उठाई हैं कि 24 घंटे रोज़गारों को बिजली मिले, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी 9 मार्च को बड़ेली चौक पे एक रैली को संबोधित करने आए थे। वहाँ के बड़े बड़े नेताओं ने वहाँ अपनी बातें रखी थी। मैं ये कहता हूँ कि पूछना भी चाहता हूँ, मेरा सवाल भी है कि क्यों 2 दिन बाद हमारा रमज़ान शुरू होने वाला था, क्यों माननीय मुख्यमंत्री के सामने 24 घंटे बिजली और पानी की मांग क्यों नहीं रखी। और बात कि मेवात में इतनी बड़ी समस्याएं हैं, जब यहाँ भाजपा नेताओं ने अपना भाषण संबोधन किया माननीय मुख्यमंत्री खट्टर जी के सामने, तो उन्होंने मेवात की क्या मांग रखी। एक, अपने कुछ तो परिवारों का बढ़ोतरी करते रहे, कुछ सरकार की बढ़ोतरी करते रहे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे मेवात की मेन मांगे हैं, मेवात यूनिवर्सिटी, नेशनल हाईवे 248, मेवात कैनाल, जिसका माननीय मुख्यमंत्री होते हुए मनोहर खट्टर जी ने मार्च 2019 में खोड़ बसी में जिसका उद्घाटन किया था, आज तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। तो ये भाजपा नेताओं ने माननीय मुख्यमंत्री के सामने क्यों मांगे नहीं रखी, मेरा ये सवाल है। किस लिए यहाँ के भाजपा नेता जनता के बीच में वोट मांगने का उनको क्या अधिकार है? किस तरह से वो अपने आप को भाजपा नेता कहते हैं जब मेवात की उनको चिंता नहीं है? मेरा एक तो ये सवाल है। इसी तरह से पीने के पानी की समस्या है। रोजगार, हमारी बहन बेटियां रोजा से रहती हैं। पीने का पानी जो रेनीवेल का था 260 करोड़ का, तो फिरोजपुर ब्लॉक में था, 228 करोड़ का नगीना ब्लॉक में था, उसका भी अभी काम पूरा नहीं हुआ। जबकि 15 मार्च तक उन्होंने वादा किया था कि 15 मार्च 2024 तक हम पानी दे देंगे, मगर अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उससे पहले खानपुर घाटी और भादस में अपने मढ़ियाकी से 3 MLD पानी खानपुर घाटी में आता था रोजाना, 2 MLD भादस में। ये इनका प्रोग्राम था पानी देने का। आज ये हालात है कि वीक में 0.2 मीन्स 2 लाख लीटर खानपुर घाटी आती है, भादस बूंद भी नहीं आता। इसी तरह से जो फिरोजपुर ब्लॉक के गांव हैं ना, वहाँ किसी भी SBS में पानी मिलता। तो जो इतनी बड़ी परियोजना है बिल्कुल फेल है। यहाँ के जो स्टाफ है, इंजीनियर्स हैं, बिल्कुल फेल है। उन्हें किसी भी जनता की परवाह नहीं। इवन जब पानी आ जाता है SBS में, उसको भी गांव में आज तक नहीं जोड़ा गया है। उसके लिए भी हमें बताना पड़ता है कि उस गांव में पानी नहीं जा रहा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ ढाडोला का। ढाडोला गांव में जो हमारे बिल्कुल खानपुर घाटी के नज़दीक है, उसमें खारी पानी है पीने के लिए तो बड़ी बात है। जो चाय बनाते हैं वहाँ का लिया सरपंच है पूर्व, उसने मेरे को काफ़ी बार मैसेज किया है। उसके बाद मैंने SDO को भी अवगत कराया है, एक्शन को भी अवगत कराया है, चीफ को भी मैंने भेजा है उसका लिख करके कि भाई यहाँ पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो यहाँ इसको रेनीवेल से क्यों नहीं जोड़ा जाता। मतलब कोई परवाह नहीं करता, कोई किसी को कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ प्रोजेक्ट पेपरों में है। जनता से इन अफसरों को कोई परवाह नहीं है कि मेवात के लोगों को। तो मेवात में फसलें खराब हुई थी, किसानों के इतने फ़ोन आते हैं कि हमको मुआवजा नहीं मिल रहा है।
जबकि प्रदेश में काफ़ी जिलों में जो किसानों की फसलें खराब हुई थी ओलावृष्टि से या पानी भरने से, उनको सबको मुआवजा दिया गया है। मैंने एसडीएम हमारी मैडम है चिनार जी, उससे भी मैंने बात की तो यही जवाब देती हैं जी अभी हम इस पे काम चल रहा है, किसी की आईडी कहीं चढ़ी हुई है, किसी की आईडी कहीं है, उनको हम सेपरेट कर रहे हैं, उसके बाद मुआवजा दिया जाएगा। 31 मार्च आने वाला है, तो मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि मेवात के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है, किसानों के साथ क्यों उनका टाइम पे मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। सरकार जल्द से जल्द किसानों का मुआवजा रिलीज करे ताकि उनको थी। मैं बताता हूँ, कैडर 2012 में लागू हुआ था। उस वक्त जो शिक्षक मेवात के कार्यकर थे वे स्वयं ही मेवात कैडर का हिस्सा थे तथा जो शिक्षक मेवात कैडर की बजाय हरियाणा कैडर में जाना चाहता था उसे मौका दिया गया। अब मसला यह है कि पुराने से पुराने अध्यापक साथी जो मूल रूप से मेवात के ही बासिंदे हैं उन्हें भी मेवात कैडर से बाहर कर दिया गया है। जब भी तबादला हो वो बाहर चले जाते हैं और मेवात फिर से खाली रह जाता है, जो मेवात के बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। जो हमारा जो पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो मेवात कैडर बनाया है उसकी भाजपा सरकार ने धज्जियां उड़ा दी हैं और हमारे बच्चे का ये हाल है कि आज स्कूलों में टीचर नहीं है, कहाँ से शिक्षा लें, किस कंप्यूटर पास करें। सिर्फ ये अध्यापकों की कमी की वजह से मेवात बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने स्टेचू लगाया था, मगर सही खिराजे अकीदत तो माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अपने कार्यकाल में शहीद हसन खां के नाम से मेडिकल कॉलेज बनाकर मिसाल पेश की। बेहतर होता आप मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं पर भी गौर फरमाते। काश के मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार पर शहीद हसन खां मेवाती का स्टेचू लगाया जाता, जो पहल हमारी कांग्रेस पार्टी ने की थी। इसी तरह हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत होने वाली भर्तियों में मेवात को कुछ भी हिस्सा नहीं मिलता, बस नाम मात्र का हिस्सा मिलता है कि मेवात के भी कुछ बच्चे मेवात हरियाणा रोजगार कौशल निगम में लगा दिए गए हैं। बुजुर्गों की पेंशन की बात की जाए, बुजुर्गों को पेंशन नहीं बल्कि सीएससी सेंटर के टेंशन बना के रख दिया है। बुजुर्गों को धक्का खिलाई और जूती घिसाई ऑनलाइन से बढ़ गई है। काश कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करते, उन्हें भी कोई राहत देते। इसी तरह से आप लोगों को मैंने मेवात यूनिवर्सिटी के बारे में बता दिया। हमारी बहुत पुरानी मांग थी, हमारे बच्चे हिसार और रोहतक सिरसा तक जाने को पढ़ने के लिए मजबूर हैं। यदि मेवात में भी एक स्टेट यूनिवर्सिटी बनती, जिसके लिए मैंने नागर मुबारकपुर का सरपंच से लिखवा करके नहीं रेजुलेशन विधानसभा में दिया था, 500-600 एकड़ जमीन का रेजुलेशन दिला दिया था। उसके बाद उसकी फिजिबिलिटी भी चेक की, सब मापदंड पूरे हो गए थे, लेकिन सरकार की नीयत नहीं है कि इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ जो जिला है उसको भी और जिलों के बराबर लेके जाए। सरकार की बिल्कुल भी मंशा नहीं है मेवात में विकास कराने की। इसी तरह से आप लोगों को पता है कि हमारा आज का किसान कितना परेशान है। गेहूं और सरसों की सरकारी रेट इतनी देर के बाद तय किए गए हैं। जो एमएसपी जो देनी है सरसों की वो 26 तारीख से इन्होंने शुरू किए। आपको पता है हमारे यहाँ के जो किसान है वो बहुत गरीब हैं, उनके पास खेती बाड़ी के अलावा और कोई रोजगार नहीं है। उन्होंने अपनी सरसों निकाली, मात्र 4500, 4600, 4700 रुपये टन में अपनी सरसों बेच दी। अब सरकार ने 5650 की है, तो इसमें इतनी देरी क्यों? सरकार ने पहले क्यों नहीं लागू की? मेरा ये क्वेश्चन है सरकार से। मेरी मांग है कि सरकार किसान हितैषी ना हो करके नहीं, ये बिजनेसमैनों को फायदा पहुंचाती है ताकि सस्ते रेटों में सरकार सरसों खरीदी जाए और जो वहाँ के मोटे मोटे बिजनेसमैन हैं उनको लाभ पहुंचाया जाए। ये मेरी सरकार से मांग है। बाकी 4 लेन की डिमांड हमारी बहुत पुरानी है, आज तक ये पूरी नहीं की। इसके लिए मैंने विधानसभा से लेकर रोड तक इसके लिए मैंने कोशिश की है।
जिस पे गाड़ी चलना भी बहुत दुश्वार है, लेकिन सरकार के सामने हमने विधानसभा में भी रखा, विधानसभा के बाहर भी बैठे, लेकिन सरकार को 4 मार्गीय रोड बनाने में बिल्कुल इनकी कोई इच्छा नहीं है। सिर्फ झूठ का पुलिंदा ये लोगों को बताते, कहते डीपीआर तैयार हो रही है, डीपीआर इनके पास 5 साल में डीपीआर तैयार नहीं हुई। अभी तो इनके पास सेंटर से, जो हमारे गडकरी जी इसके मंत्री है मॉर्थ के, वहां से एनओसी भी नहीं ली। जब तक 248 के एनओसी ये नहीं लेंगे, इनको कोई अधिकार बनाने का नहीं है। मैं इस कमेटी का मेंबर भी हूं विधानसभा में। हमारे श्री अंकुर गुप्ता जी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होया करते थे, हमने बात की उससे मीटिंग में, तो उन्होंने यही कहा था कि अभी ये रोड हवा में है, अभी इस पर कोई कार्य शुरू नहीं है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं इसके बारे में। और